हेलो एंड वेलकम टू साकार एकेडमी। मैं हूं विवेक पटेल और आज मैं आपके सामने लाया हूं AFSPA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। आप सब ने शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म हैदर देखी होगी। हैदर फिल्म में जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थितियों को दिखाया गया है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पुलिस प्रशासन पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय सुरक्षा बल जैसे कि CRPF, BSF इत्यादि भेजे गए, वो भी पर्याप्त नहीं हुए क्योंकि आतंकवादी अत्यंत संगठित हैं, सशस्त्र हैं, विदेशों से इनको सपोर्ट मिल रहा है। इन्होंने सेना के ढांचे पे अपने आप को इकट्ठा कर रखा है और ये लोग बड़े पैमाने पर हमला करके लोगों में दहशत फैलाने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में हम भी अपने सुरक्षा के लिए उपलब्ध सबसे ताकतवर शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और भारतीय सेनाओं को, थल सेना, जल सेना और वायु सेना को हम आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक तकनीकी अंतर है। भारत की सेना भारत की बाह्य आक्रमण से रक्षा करने के लिए डिजाइन की गई है। सेना की मानसिकता यह होती है कि ये सशस्त्र होते हैं और अत्यधिक बल प्रयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी कि फोर्स सुपीरियरिटी हासिल करने का उद्देश्य जो है सेना के अंदर होता है। तो सेना हमेशा अपने विरोधी पक्ष को दुश्मन की तरह ट्रीट करती है, दुश्मन मानती है और सशस्त्र शक्ति के माध्यम से उनको नष्ट करने का प्रयास करती है। तो देखिए, जहां एक तरफ पुलिस की जो मानसिकता है वो अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ने की, उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके अपराध के लिए सजा दिलाने वाली। पुलिस जो है वो सामान्य रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कम से कम शक्ति के इस्तेमाल करने का काम करती है और ये राजनीतिक नियंत्रण में काम करती है और कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करती है। लेकिन आतंकवाद की वजह से जब कानून व्यवस्था और संवैधानिक शासन को ही खतरा उत्पन्न हो जाए, जब राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सामान्य न रह जाए, तो हमको सशस्त्र सेनाओं को उतारने की जरूरत पड़ती है जो कि फोर्स सुपीरियरिटी या सशस्त्र शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर आतंकवादियों के ऊपर हमला कर सकें, आतंकवादियों के सैन्य संगठन को तोड़ सकें, उनके द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को नियंत्रित कर सकें और हथियार के खिलाफ हथियार के तौर पे उनका मुकाबला कर सकें। सशस्त्र सेनाएं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक नियंत्रण में काम करने और कानूनी ढांचे के अंतर्गत जो हमारे कहना चाहिए कि सिविल और क्रिमिनल न्यायालय के जो तौर तरीके हैं उनमें काम करने का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे में सशस्त्र सेनाओं को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जब हम तैनात करेंगे तो हम एक तरह से सशस्त्र सेनाओं को जो है अपनी सुरक्षा के, आंतरिक सुरक्षा के अंतिम साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके काम करने के तरीके को एक सिविलियन ढांचे में, एक जो है हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में संस्थापित करने के लिए और आतंकवाद से निपटने के लिए उनको ताकतवर बनाने के लिए हमने ये कानून बनाया जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, थोड़े तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम बहुत ही सरल कानून है। ठीक है, कानून के भाग 1 में इसका नाम है धारा 1 में इसका नाम है, धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, धारा 3 से ये जो है इसके लागू होने की प्रक्रिया शुरू होती है। कानून की धारा 3 में यह कहा गया है कि इस भारत के किसी भी क्षेत्र को अगर वहां पे आतंकवाद फैला है, अगर वहां पे गंभीर परिस्थितियां हैं, तो उसको अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अशांत क्षेत्र। तो भारत के किसी भी राज्य या उसके अंतर्गत आने वाले किसी भी निश्चित क्षेत्र को आपका अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है और इन्हीं अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र सेना को तैनात करके यहाँ पर आतंकवाद और विद्रोह जैसी घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। तो अशांत क्षेत्र घोषित करने का कार्य कौन कर सकता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या फिर भारत की केंद्र सरकार। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जिस राज्य में ये कानून लागू हो रहा है वहां की राज्य सरकार को AFSPA या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू करने की इजाजत नहीं है। तो धारा 3 के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र को, एक पूरे राज्य या राज्य के कुछ इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है अगर उस राज्य के राज्यपाल
या केंद्र सरकार को ये महसूस हो कि उस क्षेत्र में परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं या उस क्षेत्र में परिस्थितियां बहुत ही अव्यवस्थित हैं, अशांत हैं, विद्रोह की स्थिति है, सशस्त्र बल उस क्षेत्र में ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आतंक का सहारा लेकर के भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। राज्यपाल यहां पर राज्य सरकार की सलाह पे काम नहीं करता। यहां पर राज्यपाल जो है वो अपने विवेकाधिकार या केंद्र सरकार के निर्देशों के अधीन काम करता है। और जब केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि किसी क्षेत्र में आतंकवाद की प्रमुखता हो रही है और पुलिस बल इस पर नियंत्रण नहीं हासिल कर पाते हैं, तो अपनी खुफिया रिपोर्टों के आधार पर केंद्र सरकार स्वयं ही किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है। अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद सामान्य रूप से संसद में एक प्रस्ताव पास किया जाता है जिसके तहत उस क्षेत्र में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो लागू हो जाता है। तो AFSPA उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जिन्हें अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, डिस्टर्ब्ड एरियाज जिनको कहा गया है। ठीक है, इसके बाद धारा 4 के अंतर्गत आतंकवाद जैसी परिस्थितियों से जूझने के लिए भारत के सशस्त्र बलों की तैनाती और उन सशस्त्र बलों को दिए जाने वाले विशेष शक्तियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो धारा 4 में जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारे सैनिक हैं, इनको दिए जाने वाली विशेष शक्तियों का जिक्र है। और ये विशेष शक्तियां जो हैं ये इनको इतनी ताकतवर बनाती हैं कि आतंकवाद और उनकी सहायता करने वाला जो हमारा ढांचा है, ठीक है, आतंकवादी और उनके साथ सहानुभूति रखने वाले, उनको शरण देने वाले, उनको हथियार सप्लाई करने वाले, उनको ट्रांसपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उन सभी के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा सके। आतंक के पूरे ढांचे को, जिसमें न सिर्फ आतंकवादी बल्कि उनको शरण देने वाले और उनका सपोर्ट करने वाले लोग शामिल हैं, उनसे सहानुभूति रखने वाले शामिल हैं, उन सभी के मनोबल को तोड़ दिया जाए और आतंकवाद को समाप्त करके शांति और व्यवस्था की स्थापना की जाए। ठीक है, तो इसके लिए सशस्त्र बलों को विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है और इस शक्तियों के बिना कभी भी हमारे जो सशस्त्र बल हैं यानी हमारी सेनाएं वो भारत की आंतरिक सुरक्षा का कार्य नहीं करती हैं। देखिए एक बार फिर से मैं बता दूं, सशस्त्र सेनाएं भारत की बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए, दुश्मनों से रक्षा के लिए बनी हैं। भारत के अंदर अगर आतंकवादी गतिविधियां होती है तो यहाँ पे दुश्मन कौन है ये क्लियर नहीं होता है। इसीलिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमें राज्य पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल के ऊपर निर्भर रहना रहता है। सशस्त्र बलों की नियुक्ति तभी की जाती है जब पुलिस बल से परिस्थितियों पर नियंत्रण हासिल करना मुश्किल हो जाए। और ये सशस्त्र बल जो है ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू होने के बाद ही काम कर सकते हैं और ये कानून तभी लागू होता है जब किसी क्षेत्र को राज्यपाल या केंद्र सरकार के द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। ठीक है, सशस्त्र बल की विशेष शक्तियां क्या हैं? नंबर 1, सशस्त्र बल से संबंधित यानी कि हमारे सेना से संबंधित कोई भी कमीशन्ड या नॉन कमीशन्ड अधिकारी। देखिए सेना में 2 तरह के अधिकारी होते हैं। कमीशन्ड अधिकारी मतलब सीनियर अधिकारी, लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल तक, और नॉन कमीशन्ड NCO का मतलब होता है जूनियर अधिकारी, जिसमें आपका हवलदार से लेकर के सूबेदार तक के पद आते हैं। और इनके समकक्ष जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल है जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर से लेकर के आपका इंस्पेक्टर तक नॉन कमीशन्ड के बराबरी की श्रेणी के होते हैं और असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर के आपके डायरेक्टर जनरल तक कमीशन्ड के बराबरी के पदाधिकारी होते हैं। इन सभी को जो है विशेष शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों में अगर किसी भी सेना के कमीशन्ड या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या उनके बराबरी के अधिकारियों को यह महसूस हो कि किसी खास परिस्थिति में देखते ही गोली मारने की आवश्यकता है या प्राणघातक शक्ति प्रयोग की आवश्यकता है, तो गुड फेथ यानी कानून के अनुरूप सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए वह लीथल पावर यानी कि गोली मारने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप सामने वाले की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, तो इसके तहत जो है अगर गंभीर परिस्थितियां हो, अगर शक्ति के प्रयोग संबंधी परिस्थितियां हो, प्राण की रक्षा के उद्देश्य से, ठीक है, प्राण रक्षा के उद्देश्य से या आत्मरक्षा के उद्देश्य से, प्राण रक्षा दूसरों के जान की रक्षा के लिए या आत्मरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र शक्ति का इस्तेमाल करना आवश्यक हो, यानी कि वहां पे क्या परिस्थिति हमको तो नहीं मालूम, लेकिन सेना के किसी कमीशन या नॉन कमीशन ऑफिसर के सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि सामने से गोलियां चल रही हैं या हिंसा की घटना हो रही है
और उसको लगता है कि इसको रोकने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी है और शक्ति के रूप में उसके पास बंदूक है, बंदूक का इस्तेमाल करना जरूरी है, तो इसे गोली मारने का यानी मृत्युकारी ताकत के इस्तेमाल का जो है आपका अनुमति है। तो गोली मारने की शक्ति, ठीक है। तो प्राण रक्षा या आत्मरक्षा के उद्देश्य से किसी भी सशस्त्र व्यक्ति को, किसी भी निहत्थे आदमी पे गोली नहीं चलानी, किसी भी सशस्त्र व्यक्ति को गोली मारने की शक्ति है, प्राण घातक शक्ति का इस्तेमाल करने की ताकत यहां पे अनुमति दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आतंकवाद या हिंसा से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को सहायता देने वाले व्यक्ति को जो है यहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो हिंसा से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को यहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है, या आतंकवादियों की सहायता देने से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और इस गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी भी कमीशन या नॉन कमीशन ऑफिसर को यह लगता है यहां पर इंपॉर्टेंट है, महसूस होता है कि ये व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है, तो उस व्यक्ति को सिर्फ शक की बिना पर, बिना किसी वारंट या कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी कमीशन या नॉन कमीशन ऑफिसर को यह लगता है कि किसी भी घर या किसी भी जगह का आतंकवादियों के छुपने के लिए इस्तेमाल किया गया है, या फिर उनके हथियारों को या उनसे संबंधित जरूरी सामानों को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उन जगहों को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका हथियार या सहायक सामग्री या छुपने का स्थान, अगर ऐसा कहीं पर पता चलता है तो उन्हें नष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए मेरा घर है और किसी भी कमीशन्ड अधिकारी को यह महसूस होता है कि मेरे घर का इस्तेमाल आतंकवादी छुपने के लिए करते हैं या हथियार रखने के लिए करते हैं, या मेरे घर से हथियार बरामद होता है, तो मेरे घर को आग लगा करके नष्ट किया जा सकता है। क्यों? ताकि भविष्य में आतंकवादियों को सपोर्ट न मिले। चौथा और सबसे ऑब्जेक्शनेबल जो आजकल चल रहा है वो है तलाशी। किसी भी जगह पर सशस्त्र सेनाएं, अगर उनको शक होता है कि इस क्षेत्र में आतंकवादी हो सकते हैं या उनका प्रभाव हो सकता है, तो किसी भी क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के आपका चेक पॉइंट स्थापित करके सभी व्यक्तियों की तलाशी ली जा सकती है, ठीक है, सशस्त्र बल के द्वारा, कमीशन या नॉन कमीशन ऑफिसर के द्वारा। इस तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु पाए जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की गाड़ी की तलाशी ली जा सकती है, कहीं भी गाड़ी को रोक करके आप तलाशी ले सकते हैं, प्राइवेसी का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाएगा। और किसी भी व्यक्ति के घर में प्रवेश करके बिना सर्च वारंट के तलाशी ली जा सकती है। तो एक बार फिर से, तलाशी भी आपका बिना सर्च वारंट के होगी, बिना कानूनी परिस्थितियों को ध्यान में रखे हुए। तो एक तरह से यहाँ पर संविधान के द्वारा जो हमें निजता का अधिकार दिया गया है, कानूनी रूप से हमें गिरफ्तारी का कारण जानने का जो अधिकार दिया गया है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का जो अधिकार है, जिसको हम लोग हबीस कॉर्पस कहते हैं, ये सभी अधिकार जो है अशांत क्षेत्रों में समाप्त हो जाते हैं। हमको अगर सशस्त्र सेनाएं गिरफ्तार करती हैं तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं रह जाता, ठीक है। यद्यपि यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जाती है या उसको गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को इसकी सूचना दी जाएगी और जल्द से जल्द गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया जाएगा, नज़दीकी थाने में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है और गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ जो है टॉर्चर की घटना भी देखी गई है। अंतिम बात जो यहाँ पर हमको समझने की है वो ये है कि कमीशन्ड या नॉन कमीशन्ड अधिकारी आतंकवाद से ग्रस्त अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा के कार्य में अगर संलग्न है और गोली चलाने, गिरफ्तार करने, ठीक है, हथियार किसी स्थान को नष्ट करने या किसी जगह की तलाशी लेने संबंधी कोई भी कार्यवाही करता है, तो इस कार्यवाही के संदर्भ में उस कमीशन या नॉन कमीशन अधिकारी या उसके अधीन काम करने वाले सैन्य कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसको कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है किसी भी प्रकार के अगर
प्राण रक्षा के लिए किसी भी कमीशन अधिकारी ने गोलियां चलवा दी, पुलिस वालों ने या सशस्त्र सेनाओं ने गोलियां चला दी, उससे लोगों की मृत्यु हो गई, तो सैन्य अधिकारियों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं भी किया गया, कोई कार्यवाही नहीं होगी। किसी के घर को जला के नष्ट कर दिया गया क्योंकि ये आतंकवादियों के छुपने से संबंधित माना गया है और बिना वारंट के तलाशी भी ली गई, तो इन सब कार्यवाहियों के पीछे आपका कानूनी प्रक्रिया जो सामान्य रूप से होती है वो कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाएगी। आपको किसी भी प्रकार के वारंट या किसी भी प्रकार के आपके आदेश की आवश्यकता नहीं है, न्यायिक अधिकारियों के आदेश की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर की भूमिका में सैन्य अधिकारी होते हैं और वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर दो तरह के व्यूज आपके सामने आते हैं। एक समूह का कहना है कि सशस्त्र बलों को अगर आतंकवाद को रोकने के लिए फ्री हैंड नहीं दिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया, तो सशस्त्र बल जो है बंदूक लेके खड़े रहेंगे लेकिन सामने हो रही हिंसा की घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे। अगर हिंसा हो रही है, आतंकवादी सामने आ रहे हैं, आतंकवादियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एक नेटवर्क बना है, तो उसको तोड़ने के लिए सशस्त्र बलों को ये अधिकार देने होंगे और कानूनी कार्यवाही से उनको सुरक्षा देनी होगी। तभी वो फ्री हैंड के साथ में जो हमारे कहना चाहिए कि आतंकवादी समूह हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जो आतंकवादी हैं उनको गोलियों से उड़ा देंगे और इस तरह से शक्ति के दम पर शांति और व्यवस्था स्थापित करेंगे। एक दूसरे समूह का ये कहना है कि आतंकवाद को नष्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आतंकवाद के कारणों की समीक्षा की जाए। फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो अलगाववाद है, वहाँ पर जो सीमा पार आतंकवाद है, उसके कारणों की समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर जो लोगों में असंतुष्टि है उसको दूर करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आतंकवादी समूहों का सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं या जो युवा आतंकवादी समूह में शामिल हो गए हैं, उनको मुख्य धारा में वापस लाने का हमको प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर के लोगों के दिल और दिमाग जीतने की जरूरत है। दिल और दिमाग को जीतने के लिए हमको शांति की आवश्यकता है और अगर शांति एक बार स्थापित हो जाए तो हमें बहुत थोड़े समय के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू करना चाहिए, कुछ ही क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र रखना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करने के बाद ये जो कानून है इसको वापस ले लेना चाहिए और उसके बाद हमको शांति के लाभों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, भारत एक लोकतंत्र है। शांति स्थापित होने के बाद सरकार के पास लोगों को शांति से संबंधित जो लाभ हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार, औद्योगिक विकास, कृषि का विकास और लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना, इन सब के माध्यम से हम शांतिपूर्ण व्यवस्था में लोगों के दिल और दिमाग को जीत पाएंगे, ठीक है। जन कल्याणकारी कार्यों की वजह से लोगों के दिल और दिमाग को जीत पाएंगे और तब जो है आतंकवाद जड़ से समाप्त होगा। तो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों का जो है व्यापक उनके पास कार्यवाही का अधिकार होना और इसकी वजह से अगर कोई हिंसा की घटना होती है तो लोग जो हैं वो इस कानून पे भरोसा खो बैठते हैं और एक तरह से लोगों के मन में गुस्सा भर जाता है और इस गुस्से की वजह से जो शांति के लाभ हैं, जो जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों का दिल जीतने का मौका है, वो हमारे हाथ से चला जाता है। अब ये जो सारे सवाल हैं, जो दोनों पहलू का हमने डिस्कशन किया, वो उठे कैसे? तो 4 दिसंबर 2021 को शाम को भारत के पूर्वोत्तर के एक प्रांत नागालैंड में कुछ लोग गाड़ी से आ रहे थे। उस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी थी, सेना को तैनात कर दिया गया था। वो अशांत क्षेत्र है पूरा का पूरा नागालैंड और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत सेना ने जो है यहाँ पर छापेमारी का अभियान शुरू किया हुआ था। जैसे ही इन्होंने एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, गाड़ी वाले भागने लगे। हो सकता है वो लोग सैनिकों से डर गए हों। सैनिकों को लगा कि ये एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य हो सकते हैं। उस संगठन का नाम है NSCN-K, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खपलांग। ये ग्रुप जो है नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर राज्यों में भयानक हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। जब सशस्त्र सेनाओं को महसूस हुआ कि ये संभावित आतंकवादी हो सकते हैं तो उन्होंने तुरंत गोली चला दी। इस गोली चालन से 6 लोगों की मौत हो गई। सेना को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो सैनिकों ने जो है उस घटना का जो है ब्यौरा तैयार करना शुरू किया। बाद में जब स्थानीय लोगों को इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने अत्यधिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए सेनाओं को जिम्मेदार ठहराया, ठीक है, और उन्होंने सेना के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू किया। सेना पे एक तरह से हमला कर दिया।
ठीक है, सिविलियंस ने सेना के विरुद्ध जो है प्रदर्शन शुरू किया, इसमें एक सैनिक की मृत्यु हो गई। जब सेना ने आत्मरक्षा में सिविलियंस को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की तो उसमें भी 7 से ज्यादा लोगों की गोली लगने से मृत्यु हो गई और इस तरह से पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में गंभीर तनाव की स्थिति बन गई। एक तरफ जो आम नागा जनता है वो सेना को जिम्मेदार ठहरा रही है कि चूंकि सेना जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत अशांत क्षेत्र नागालैंड में सेना सशस्त्र बल कभी भी गोली चला देते हैं, कभी भी लोगों को गिरफ्तार कर देते हैं, तलाशी ले लेते हैं और इन सब के बावजूद सैनिकों पे कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिए सैनिक जो हैं वो शक्ति का इस्तेमाल करने में गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। सैनिक लोग बिना किसी ठोस कारण की गोलियां चला दे रहे हैं और लोगों की हत्या करके लाशों के पहाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि कानून जो है उनके पक्ष में है। वहीं दूसरी तरफ आम नागा लोग जो हैं वो जो शांति चाहते हैं, जो लोग नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जैसे आतंकवादी संगठन के समर्थक नहीं हैं, वो भी सेना के द्वारा किए जा रहे इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं का शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो उचट जाता है, दुखी हो जाता है और वो आतंकवादी संगठनों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सशस्त्र सेनाओं का ये कहना है कि अगर शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं की जाएगी तो आतंकवाद नागालैंड से कभी भी जाएगा नहीं और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो हमेशा यहाँ लगा रहेगा। तो दोनों ही पक्षों को जब हम देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर किसी के सही होने या गलत होने की बात नहीं है। नागालैंड में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की जबरदस्त कोशिशें चल रही हैं, वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले मणिपुर में इस तरह का आंदोलन हुआ था जहाँ पर एक महिला की बलात्कार और हत्या के मामले में सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया गया था, ठीक है। इरोंग शर्मिला चानू नाम की मणिपुरी महिला ने 16 साल तक लगातार उपवास रख करके मणिपुर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की मांग की थी और उनका कहना था कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के आड़ में सशस्त्र बल जो हैं वो आम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, मनचाहे तरीके से लोगों को गिरफ्तार करके टॉर्चर कर रहे हैं और जब चाहे गोली चला करके लोगों की जान ले रहे हैं। तो शांति व्यवस्था को भंग करने में वास्तव में सशस्त्र बलों की अत्यधिक शक्ति का प्रयोग ज़्यादा जिम्मेदार है और आतंकवादियों की जिम्मेदारी जो है वो कम है। और इस तरह का दृष्टिकोण जो है वो सशस्त्र बलों को कानूनी सुरक्षा देने का जो दृष्टिकोण है उसकी वजह से सशस्त्र बलों के अंदर बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं और इन्होंने जो है अपनी शक्ति का मनचाहे तरीके से दुरुपयोग किया है। नॉर्मल सिविलियंस को जो है एनकाउंटर के माध्यम से मार दिया है और उनको आतंकवादी के रूप में दिखा करके और मेडल्स हासिल करने की कोशिशें की हैं। इस तरह की घटनाएं भी सेना की कई जांचों में सामने आई हैं और ये जो है कुल मिलाकर के आम जनता और सशस्त्र बलों के बीच भरोसे को कम करता है। और देखिए शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भरोसा हासिल करना, ये किसी भी सशस्त्र बल की तुलना में आंतरिक अशांति और आतंकवाद से निपटने के ज़्यादा प्रभावी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिस्कशंस जो हैं नॉर्थ ईस्ट में हुई हिंसा की घटना के बाद चल रहे हैं और ये नागालैंड में हुई घटना तो लेटेस्ट घटना है। इससे पहले मणिपुर में महिलाओं ने आंदोलन किया था, इससे पहले मिजोरम में आंदोलन हुआ था, हाल ही में मेघालय और त्रिपुरा में जनजातीय समूहों के भयंकर आंदोलन हुए हैं और ये सभी जो हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जस्टिस संतोष हेगड़े की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं के द्वारा जो अत्यधिक शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको इन्होंने शांति में बाधा बताया था। तो संतोष हेगड़े ने कहा कि अगर आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को नॉर्थ ईस्ट से हटा देते हैं तो शायद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में शांति की स्थापना जल्दी हो जाएगी। लेकिन हमारे गृह मंत्री का ये मानना था कि किसी भी स्थिति में पूर्वोत्तर राज्यों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाना एक तरह से पूर्वोत्तर राज्यों को आतंकवाद के हवाले करने जैसा होगा। तो यहाँ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मणिपुर में जो मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं हुई थी उसको लेकर के जस्टिस जीवन रेड्डी समिति का निर्माण किया गया। जस्टिस जीवन रेड्डी समिति ने यह कहा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है, इस कानून की आवश्यकता ही नहीं है।
ठीक है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को गैर ज़रूरी बताया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है ये, इसके अंदर में कोई भी एनकाउंटर होता है, कोई भी मुठभेड़ की घटना होती है जहां आतंकवादी मरते हैं या कोई भी सिविलियन के मरने का रिपोर्टिंग किया जाता है, तो उसकी गहरी जांच होनी चाहिए, ताकि सशस्त्र सेनाओं में एक जिम्मेदारी का भाव आए कि वो एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन काम कर रहे हैं जहां हर व्यक्ति की जवाबदेही होती है, चाहे वो सशस्त्र सैनिक ही क्यों ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये भी लग सकता है कि मैं सशस्त्र सेनाओं पे सवाल उठा रहा हूं, आपको ये भी लग सकता है कि देश की रक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है उस कानून को खत्म कर देने से देश बिखर जाएगा। आपको ये भी लग सकता है कि देश के जो विरोधी तत्व हैं, जो आतंकवादी समूह हैं, वो एक प्रोपेगेंडा के तौर पे मानवाधिकारों का प्रश्न उठा रहे हैं, वो एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इस कानून को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं आपको गौर से बता दूं, इस कानून की शुरुआत, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की शुरुआत अंग्रेजों के माइंडसेट से हुई थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून पास किए थे, जिसमें एक था बंगाल डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, बिहार डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। यहाँ पर सशस्त्र सेनाओं को मनचाहे तरीके से अत्यधिक शक्ति का प्रयोग करके और भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने का काम दिया गया था, और सशस्त्र सेनाओं ने मशीन गन और हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल भारत के निहत्थे सिविलियंस के अगेंस्ट में किया था। यद्यपि आज़ादी के समय ये कानून समाप्त हो चुके थे, लेकिन 1947 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं की तैनाती की थी, जिसमें पंजाब बाउंड्री फोर्स के रूप में 50,000 सेना के सैनिकों को जो है शरणार्थियों की सुरक्षा में लगाया गया था, जो कि एक तरह से सेना का आंतरिक सुरक्षा में इस्तेमाल था। 1952 में नगर नेशनल काउंसिल ने भारतीय चुनाव का बहिष्कार करके भारत संघ के खिलाफ विद्रोह किया, असम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट बनाया गया, और फाइनली आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 पूर्वोत्तर राज्यों के आतंकवाद की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ही बनाया गया था, जिसको सबसे पहले नागालैंड में 1958 में स्थापित किया गया और 1972 में सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू किया गया। तो जातीय संगठनों के द्वारा, ट्राइबल संगठनों के द्वारा आतंकवादी संगठन बनाना और भयानक हिंसा फैलाना पूर्वोत्तर के लिए कोई भी नई बात नहीं रही है। अंग्रेज भी उससे जूझते रहे, लेकिन हमने जो कानून ये तैयार किया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये बिल्कुल ब्रिटिश मानसिकता पर आधारित है, जिसमें स्थानीय जनता को हिंसा के दम पे, ताकत के दम पे कंट्रोल करने का दृष्टिकोण हमारा दिखता है। ये कानून आगे चलकर 1983 से 1997 तक पंजाब में भी लागू किया गया और 1990 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ है। यद्यपि आज के समय में ये परंपरा स्थापित की गई है कि प्रत्येक 3 महीने में ये रिव्यू किया जाएगा कि ये कानून किसी क्षेत्र में लागू किया जाए कि नहीं। यानी हर 3 महीने में अशांत क्षेत्रों की स्थिति का रिव्यू होता है, जो भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और कैबिनेट जो है वो केंद्रीय कैबिनेट अशांत क्षेत्र का जो स्टेटस है उसको आगे बढ़ाने के लिए अप्रूवल देती है। आज के डेट में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू है, और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए लगातार आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत जो सशस्त्र सेनाओं को सुरक्षा दी गई है उसको जिम्मेदार माना जा रहा है। आज के समय में हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये कानून किस हद तक कारगर रहा है। क्या इस कानून के लागू होने से, सशस्त्र सेनाओं की तैनाती से हम शांति हासिल कर पाए हैं? एक तरफ भारत की एकता और अखंडता की रक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है, जिसके लिए हम सशस्त्र सेनाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वहीं दूसरे तरफ लगातार बढ़ती हुई हिंसा और अशांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सशस्त्र सेनाओं के प्रति बढ़ता हुआ अविश्वास, मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं, भरोसे की कमी, ये सब जो हैं एक दूसरे से टकरा रही हैं। अति राष्ट्रवादियों का कहना है कि जो भी इस कानून का विरोध करता है वो भारत विरोधी है, और मानवाधिकार से संगठनों से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि ये कानून जो है ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की भरोसे को, उसके क्रेडिबिलिटी को गिरा रहा है। तो ये बहस चलती रहेगी और हम तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे जब तक कि हम अपनी समझदारी का इस्तेमाल ना करें। तो इस कानून को समझना और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ धन्यवाद।